गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे विटामिन डी। हमने पहले पढ़ा था कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन थे कौन कौन से थे, विटामिन ए, डी, ई, के। तो हमने उनमें से विटामिन ए का पहले ही स्टडी कर ली है। अभी हम बात करते हैं विटामिन डी की कि विटामिन डी क्या है, क्या इसकी डेफिशिएंसी है, क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। तो क्या है कि इट इज़ ए फैट सोल्यूबल विटामिन। हम जानते हैं कि विटामिन डी क्या है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ फैट के अंदर इसका अब्जॉर्प्शन होता है। इट डिफरेंस फ्रॉम द अदर फैट सोल्यूबल विटामिन, यह है जो बाकी के 3 फैट सोल्यूबल विटामिन है जैसे कि ई, ए और के, उनसे क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, इसका सिंथेसाइज होता है, यानी कि हम जो डेली खाना खाते हैं उसके अंदर उसकी आवश्यकता नहीं होती है, यानी यह हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि यह हमारी बॉडी के द्वारा ही सिंथेसाइज करके इसको प्राप्त या अवेलेबल किया जाता है। तो क्या हो गया है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन डी, वो क्या है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, और ये जो क्या है वो अदर फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यह हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज करके इसकी जो भी कमी होती है उसको पूरा कर लेती है, यानी हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर हम कहते हैं कि जो फैट विटामिन डी जो होता है वो 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। फर्स्ट कौन सा है, D2, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्सीफिरोल, और दूसरा है D3 जिसको हम कहते हैं कॉलीकैल्सीफिरोल के नाम से ये जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, कि विटामिन डी के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो पहला फंक्शंस क्या है कि इट प्रमोट इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यह क्या कर देता है कि इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, यानी उसको बढ़ा देता है, जिससे वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या करती है, अब्जॉर्प्शन करती है। दूसरा क्या है कि विटामिन डी स्टिमुलेट्स द नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टीथ, यानी कि हमारी बॉडी जो होती है वो फुल्ली, जैसे स्कल जो है, स्केलेटन सिस्टम है, बोन्स हैं, तो वो जो हमारे टीथ है वो किससे मिलकर के बनते हैं, विटामिन डी यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर के वो बनते हैं। तो यह क्या करती है, उनके मिनरलाइजेशन के लिए, उनके निर्माण के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल आवश्यक होता है। थर्ड इसका फंक्शंस क्या है कि इन किडनीज विटामिन डी इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस विच इफेक्ट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कि यह क्या करता है कि किडनीज के अंदर जो है वो क्या करता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को जो क्रिया होती है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, यानी कि विटामिन डी जो होता है वो हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर विटामिन डी हमें नहीं मिलेगा तो हमारी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या है, या तो हमारी बोन्स हैं वो वीक रहती हैं, या फिर क्या है जो हमारी हाइट है वो भी क्या रहती है, छोटी रहती है, कह सकते हैं हम बोनलेस साइज के व्यक्ति भी होते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी जो है वो हमें कहाँ कहाँ से अवेलेबल होता है। तो फर्स्ट वन इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, हमारा सनलाइट, यानी सूर्य से मिलने वाली जो किरणें सूर्य से जो आती हैं उनके द्वारा क्या होता है, हमें विटामिन डी जो है वो अवेलेबल होता है। विटामिन डी यानी सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, जो किरणें जो होती हैं, उनके अंदर क्या 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है। ये क्या करता है, हमारे जैसे हमारी स्किन पे आती हैं इसकी किरणें, तो ये क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इवन गिवन फॉर द 5 मिनट ऑफ सनलाइजर एक्सपोज द सिंथेसाइज एडिक्वेट विटामिन डी, अगर हम डेली 5 से 10 मिनट अगर धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी के लिए जो है वो विटामिन डी क्या हो जाता है, इनफ मात्रा में सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, कि हमें कौन कौन से फूड से विटामिन डी मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे एनिमल सोर्सेज जो हैं, लिवर योक है, एग है, मिल्क है, फिश है, इनसे भी हमें मिलता है। इसके अलावा जो अपनी बीन्स हो गई हैं, सीरियल्स हो गई हैं, जैसे कर्ड हो गया है हमारा, उन सब से भी क्या होता है, हमें विटामिन डी जो है वो इजीली अवेलेबल होता है। जैसे चीज़ हो गई, पनीर हो गया, दही हो गया, घी वगैरह हो गए, दूध हो गया, तो इनमें भी क्या होता है, ये प्रचुर मात्रा में ही अवेलेबल होता है।
अब हम बात करते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट की, कि हमारी बॉडी में इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडल्ट की, यानी जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी 2.5 mg रिक्वायरमेंट डेली होती है, यानी डेली जो डाइट हम ले रहे हैं उसके अंदर कितना होना चाहिए, 2.5 mg होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं इन्फेंट की, जो इन्फेंट होता है उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की, 5 mg। और जो प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, यानी जो बेबी को फीड करवाती हैं, उनके अंदर इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 10 mg पर डे होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसकी अब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज की, इसका अब्जॉर्प्शन और स्टोरेज कैसे होता है। तो पहला है कि फैट एंड बाइल हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो हमें पता है कि इनका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, फैट के द्वारा ही होता है। तो जो फैट और जो बाइल होती है वह इनके अब्जॉर्प्शन में क्या करती है, हेल्प करती है। इट एंटर्स एंटर द सर्कुलेशन वाया लिम्फ एंड द स्टोर इन द लिवर एंड द फेयर अमाउंट। तो यह क्या करती है, वही जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसके द्वारा क्या होता है, लिवर तक जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद में इसकी कुछ अमाउंट जो होती है वो वहाँ पे स्टोर रहती है, बाकी जो है वो बॉडी के द्वारा यूज कर ली जाती है। फिर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की। जैसा हम जानते हैं कि जो भी विटामिन हैं उनकी रिक्वायरमेंट अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तब भी वो हार्मफुल हैं, अगर हम कम ले रहे हैं तब भी बॉडी के लिए क्या है, वो हार्मफुल हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी के कारण हमें दो प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट वन क्या है, रिकेट्स। रिकेट जो होती है वह हमें बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, यानी 6 मंथ टू लेकर के 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है विटामिन डी की है, उसके कारण क्या होता है, रिकेट्स जो है वो उनमें देखने के लिए हमें मिलता है। और दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि यह हमें स्पेशली अडल्ट में और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकेट्स की, कि रिकेट्स क्या होता है। कि रिकेट्स के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे जो होते हैं, यानी 6 मंथ टू लेकर के 2 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। यानी इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और क्या हो जाती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। देयर इज़ द रिड्यूस कैल्सिफिकेशन ऑफ द ग्रोइंग बोन्स। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होती है, जो बोन्स होती हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं, यानी कि वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। और इसके जो मेन जो लक्षण हैं, साइन जो सिम्टम्स हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्रोथ फेलियर, यानी बच्चों की जो ग्रोथ है वो फेल हो जाती है, यानी कि बच्चे जो हैं वो बोने ही हमें देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा है कि बोन डिफॉर्मिटी, यानी जो उनकी जो बोन्स होती हैं वो प्रॉपर शेप में नहीं होती हैं, ठीक है। तीसरा है एनलार्जमेंट जॉइंट, यानी जो जॉइंट होते हैं उन वो क्या होते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे मस्कुलर हाइपोटेंशिया, यानी उनके अंदर क्या होती है, जो मसल्स होती हैं उनके अंदर हाइपोटेंशिया हमें देखने के लिए मिलती है, यानी उनमें जकड़न जैसी फीलिंग आती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कर्व्ड लेग, जो बच्चों के जो लेग होते हैं उनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल कर्व्ड हो जाती है। और पिजन चेस्ट, जो बच्चों का चेस्ट जो होता है वो हमें पिजन यानी पिंजरा जैसा होता है वैसा दिखाई देने लगता है। तो ये किसके कारण है, सारे के सारे हैं रिकेट्स के लक्षण जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया की। ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होता है कि यह स्पेशली अडल्ट्स में पाया जाता है, और यह उनमें हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जो पर्दा प्रथा रखते हैं, यानी कि जो बिल्कुल भी धूप के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। स्पेशली जैसे मोमडन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो पर्दा रखते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, उनको प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो उसके दौरान जो उनकी जो बोन डिफॉर्मिटी ऑफ पेल्विस, यानी जो पेल्विस है उसकी जो बोन्स होती है उसके अंदर एक डिफॉर्मिटी आ जाती है, जिसके कारण क्या होती है, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं। क्योंकि जो पेल्विस की जो नॉर्मल जो शेप होती है वो ओवल शेप होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, जैसे कि इजीली जो बेबी का जो हेड है वो बाहर की तरफ आता है, लेकिन बोन डिफॉर्मिटी के कारण क्या होता है कि जो उसकी जो गायनेकोड जो हमारी पेल्विक होती है उसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे चेंज हो जाती है, या तो जैसे हार्ट लाइक हो गई, या जैसे ट्राइंगुलर हो गई, या अलग शेप होने के कारण क्या होता है, जो बेबी का हेड जो है वो प्रॉपर बाहर की ओर नहीं आ पाता है। तो जिसके कारण क्या होती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, किसके दौरान, लेबर के दौरान। तो ये था हमारा ऑस्टियोमलेशिया। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि हमें इसका ट्रीटमेंट है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कहा है कि लार्ज डोज जो है वो हमें किसकी देनी है, विटामिन डी की है वो पेशेंट को देनी है। तो इसकी जो डोज है वो कितनी होनी चाहिए, 1000 to 5000 जो है इंटरनेशनल यूनिट है वो हमें क्या है, उसको डेली फॉर 1 मंथ, यानी 1 महीने तक हम उसको डेली देंगे। और
800 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो क्या करेंगे, हम उसको 6 मंथ तक देंगे। तो ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमें उसको कंटिन्यू 1 मंथ और 6 मंथ तक हमें उसको रेगुलर देना है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन की हम ऐसे कौन कौन से प्रिवेंशन है यानी बचाव है जो हम कर सकते हैं किसके अगेंस्ट, विटामिन डी के कारण, कि हमें ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एजुकेटिंग द पेरेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को एजुकेशन दे सकते हैं या हम उन्हें समझा सकते हैं कि आप अपने बच्चों को 5 से या 10 मिनट धूप में बैठने के लिए कहें, जिससे क्या होगा कि उनको प्रॉपर जो विटामिन डी है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा हम उनको कहेंगे कि ऐसे सप्लीमेंट्स जिनके अंदर विटामिन डी है जो प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को डेली डाइट में दें। जैसे मिल्क है, दही है, पनीर है, चीज़ वगैरह हैं, इन सबको क्या करना है, हमें हमारी डेली डाइट में जो है वो शामिल करना है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट डिग्री ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर जैसे ही हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है तो हमें क्या करना है, तुरंत ही उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी हमें वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं उनके बच्चे हैं उनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं कि भाई चलो ऐसे ही नहीं हो रही, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। हमें तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका डायग्नोसिस करवाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर इसके अलावा प्रोवाइडिंग नॉलेज टू कम्युनिटी स्पेशली फॉर द पर्दा सिस्टम, यानी हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को जो है वो प्रॉपर नॉलेज इसके बारे में प्रोवाइड करवाना चाहिए कि आपको जो है ये पर्दा प्रथा है वो नहीं रखनी चाहिए, जिसके कारण क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो उनको हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ जो कुप्रथाएं जो हैं जो हमारे समाज में चली आ रही हैं उनके बारे में भी हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को अवेयर करवाना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, इसको ईजिली वहाँ पे रोका जा सकता है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो ये क्या थे हमारा विटामिन डी कि हमारा विटामिन डी क्या है। विटामिन डी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे